यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे आई स्टार्ट्स हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड फुटप्रिंट। आपका पॉइंट है पेज नंबर 21, सिंध एंड अफगानिस्तान। सिंध और अफगानिस्तान को कैसे कॉन्केस्ट किया ब्रिटिश ने या EIC, इसको एक्सप्लेन करना है। कल का वीडियो सभी ने वॉच किया, देखा, और क्वेश्चन भी आप निकालिए, छोटे छोटे उसी में से बनाना सीखिए, एक एक हेडिंग से। आपका एंग्लो सिखवा दिया था। तो देखते हैं यहाँ से, सिंध एंड अफगानिस्तान। इन 1809 a treaty was signed with the amirs, वहाँ रूलर बोलते हैं, ऑफ सिंध, अमीर ऑफ सिंध, किसके बीच? EIC और अमीर ऑफ सिंध या रूलर ऑफ सिंध के बीच 1809 में ट्रीटी पर साइन हुआ संधि। हु प्रॉमिस नॉट टू लेट द फ्रेंच पास थ्रू दियर टेरिटरीज, मतलब उसमें क्या हुआ कि प्रॉमिस किया उन्होंने कि हम अपने इस राज्य के थ्रू, राज्य से फ्रेंच को नहीं जाने देंगे, कोई रास्ता नहीं देंगे यहाँ से। इफ द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म्स थ्रू सिंध, और ये भी एक शर्त थी कि ब्रिटिश ने अपना वादा किया कि ठीक है हम आपको आर्म्स मतलब अस्त्र शस्त्र पहुंचाएंगे। तो कह रहा है कि इफ द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म थ्रू सिंध, अगर वो अपना प्रॉमिस नहीं करता, वादा नहीं पूरा करता है आर्म ट्रांसपोर्ट के मतलब सप्लाई जो है सिंध में। हाउएवर इन 1839 ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार ब्रिटिश आर्म फोर्सेस मूव टू अफगानिस्तान वाया सिंध। बात क्या थी? गुड मॉर्निंग बेटा, लिसन केयरफुली। ओके, देखिए यहाँ पे था कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे आपको आज का पॉइंट, सिंध एंड अफगानिस्तान को कैसे एनेक्स किया, कैसे कांकोर किया, कैसे मिलाया ब्रिटिश ने। तो इसमें सबसे पहले 1809 में सिंध के साथ जो ट्रीटी हुआ, इसमें हुआ कि सिंध अपने रास्ते, अपने टेरिटरी के थ्रू फ्रेंच को कोई मार्ग नहीं देगा, जाने नहीं देगा, और उसके बदले में ब्रिटिश लोग अपनी आर्म सेना जो है यहाँ के थ्रू नहीं भेजेंगे, या ब्रिटिश आर्मी इसमें एंट्री नहीं करेगी। लेकिन ये संधि टूटी कब? 1839 में, जब ब्रिटिश ने एंग्लो अफगान वार हुआ, मतलब ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में। ब्रिटिश आर्म फोर्सेस मूव टू अफगानिस्तान बाया सिंध, सिंध के रास्ते अफगानिस्तान पहुंची, चूंकि रास्ता वही था लैंडमार्क के थ्रू जाना। इन 1843 सिंध वाज एनेक्स्ड, सिंध पर कब्जा कर लिया गया। इन द अर्ली 1840s द EIC fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect rule there। क्या हुआ? पहले सिंध को कब्जा किया, उसके बाद फिर एक लंबी युद्ध के बाद जो है अफगानिस्तान पे भी कब्जा करके एक इनडायरेक्ट रोड मतलब इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट रूल, वहां पे अपना एक इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं, जैसे सीधा ना करके आंतरिक रूप से इनका ही शासन वहां पे सेटल हुआ। इनडायरेक्ट रूल का मतलब है जैसे कि बताए ना कि मतलब रूलर तो ठीक है कि जैसे हम राजा हैं वहां के, तो व्यवस्था हमारे जिम्मे है, लेकिन हमारे ऊपर किसका पावर है? ब्रिटिश का। तो भाई हमने आप कब्जा कर लिया, ठीक ना, अटैक करके जीत लिया, और ठीक है कह दिया ठीक है आप राजा बने रहो, लेकिन हमारी जो है सुपरमेसी आपको स्वीकार करना है। तो यही होता है इनडायरेक्ट रूल। डायरेक्टली ना अपने हैंड में लेकर के वहां प्रशासनिक व्यवस्था दे करके सारा सब कुछ आपको करना है, लेकिन आप कोई निर्णय इस तरह का नहीं ले सकते हो विदाउट परमिशन या बिना हमसे सलाह किए। तो यही होता है इनडायरेक्ट रूल।
आप नहीं, रेवेन्यू के साथ साथ जो भी टैक्स जो भी उनपे चार्ज किया गया वो तो लेंगे ही। मतलब रूल का ये है कि आप भाई ब्रिटिश सब जगह प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सकती थी, इसीलिए तो प्रिंसली स्टेट को रख दिया जाता था। ठीक है, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हमें अपना व्यापार करना है, हमें अपने रास्ते लेने हैं, सब कुछ हमारा हो, आप देखो। लेकिन कोई भी निर्णय डिसीजन जो है विदाउट हमारे मतलब परमिशन के या हमारे बीच आपसी उससे डिस्कशन से आप नहीं कर सकते हैं। तो बात वही हुआ कि आपका हैंड बांध दिया जाए, टाई कर दिया जाए और कहा जाए कि आप जो है सारी व्यवस्था देखिए। तो एक नॉमिनी के रूप में, इनडायरेक्ट रूल का मतलब यही होता है कि नॉमिनी कोई हेड हो गया और रूलिंग और कोई कर रहा है, ठीक ना। तो जो भी रूलर वहां पे थे वो नॉमिनी के तौर पे थे ब्रिटिश के। एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, नेक्स्ट पॉलिसी थी ब्रिटिश की डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, राज हड़प नीति। सब्सिडरी अलायंस हुआ, थ्रू डायरेक्ट वार हुआ। The doctrine of lapse was an annexation policy devised by Lord, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एनेक्सेशन पॉलिसी थी, कब्जा करने की नीति जिसको हम कह सकते हैं, राज्य हड़प करने की, अपने में मिलाने की, टेरिटरी एक्सपेंशन की। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1848 से 1856 के बीच में रहा ये। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, the rulers of Indian princely state territories under subsidiary alliance with the British and those without a natural heir to the throne had to take permission from the British to adopt an heir। मतलब इस रूल के तहत जो भी प्रिंसली स्टेट थे अंडर सब्सिडरी अलायंस, जो सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार करके राजा का रूल कर रहे थे, इनके पास अगर कोई अपना वास्तविक हायर उत्तराधिकारी नहीं है, अपना कोई बेटा या बेटी मतलब नहीं है राज करने के लिए, तो विदाउट ब्रिटिश परमिशन के ये कोई एडॉप्ट नहीं कर सकते थे, बच्चा गोद नहीं ले सकते थे अपने उत्तराधिकार के लिए। और उस समय कई ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके पास अपना कोई रियल हायर नहीं था, अपना कोई सन नहीं था, सब लोग दत्तक लिए थे, एडॉप्ट किए थे। तो इस तरह से तो कुछ वैसे ही स्वतः ही विलय हो जाते, जिसका वही विरोध हुआ बाद में। द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन और रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज सच एज, और ये अधिकार ब्रिटिश के पास था को सैंक्शन करे, मीन्स अलाउ पास करे, अथवा उसे डिनाई कर दे, रिफ्यूज कर दे, मना कर दे कि नहीं आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हो। द टेरिटरीज ऑफ रूलर हु वर विदाउट अ मेल हेयर, जिनके पास कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं था, सन, वर एनेक्स्ड इफ द एडॉप्शन वाज नॉट सैंक्शनड, मींस अगर उनका गोद लेना सैंक्शन नहीं होता था ब्रिटिश के द्वारा, ऑलरेडी क्या हो जाता था, उस राज्य पर ब्रिटिश का उत्तराधिकार हो जाता था। यही थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। This took away the long established right of Indian ruler without an heir to choose or adopt a successor। क्या हुआ? This took away the long establishment right, इससे जो है ऐसे रूलर्स जिनके पास अपना कोई हायर नहीं था या जिनको एडॉप्शन का राइट नहीं मिला, उनका एक लंबे समय से जो राजतंत्र था वो व्यवस्था ब्रिटिश के हाथ में आ गई। जैसे कंपनी एनेक्स द प्रिंसली स्टेट लाइक सतारा, सबसे पहले 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849, नागपुर झांसी 1854 एंड अवध 1856 यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन। और यही रिवोल्ट भी हुआ इन्हीं के लोगों ने। नेक्स्ट पेज पे
डलहौजी आल्सो एबलिश टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ द heirs ऑफ चाइल्डलेस इंडियन रूलर। उसने क्या किया, टाइटल्स जो उपाधियां थीं जैसे पेशवा या अदर रूलर की जो अपनी उनकी थी, वो क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जितने भी हायर उत्तराधिकार उनके गोद के रूप में थे, उनकी पेंशन जो है बंद कर दी गई, जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। एंड annexed their territories, तंजौर एंड कर्नाटक वर annexed in this manner। इस तरीके से किसको पेंशन, जैसे आज रिटायर हो जाए कोई तो उसको गुजारा भत्ता के लिए सरकार पेंशन देती है, ऐसे उस समय पेंशन दिया जाता था जैसे कि आपका राज्य है और उसको हड़प लिया अंग्रेजों ने, तो आपका उत्तराधिकारी जो है उसको पेंशन के रूप में उसको गुजारा के लिए सालीना था कि आप इतना जिससे आपकी जीविका और चीजें चल सकें, तो ये पेंशन था। और ये भी बंद कर दिया गया डलहौजी के द्वारा। तो इस क्रम में जो है तंजौर और कर्नाटक सबसे पहले हुए। व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, ध्यान दीजिए, पेशवा बाजीराव सेकंड जब मरा तो उनका पेंशन वाज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन। उन्होंने, उनका भी कोई पुत्र नहीं था, नाना साहब को उन्होंने अडॉप्ट किया था और वो पेंशन देने से मना हो गया। द इम्पीरियल टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर वाज एबोलिश्ड, आपको पढ़ाया गया था 1857 में। मुगल एम्परर, अब कोई इस तरह से एम्परर का टाइटल नहीं लगा सकता था, तो वो भी बंद कर दिया गया। ये मैप आप देखिएगा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे which territories were annexed by the British under the policy of doctrine। इसमें आप खोजिए कि पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन के थ्रू कौन कौन से टेरिटरीज को कब्जा किया गया था। और which territory were conquered through direct military और मिलिट्री के थ्रू मतलब वार के थ्रू किसको किया गया, या किसको सब्सिडरी अलायंस, इसमें आप सर्च करिए। अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। ब्रिटिश कंट्रोल के तहत प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर इट्स न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज, ब्रिटिश इन्वॉल्व एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रभावी ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था को लाया। ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज, पूरी 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड था, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल वाज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ईआईसी के समय जो पूरा हेड होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। और 1857 के बाद जब ब्रिटिश रूल के हाथ में हो गया तब वायसराय बन के आने लगा, जो कि सीधा क्वीन का प्रतिनिधि होता था। The British Parliament passed various administrative acts such as Regulating Act 1773, अंडरलाइन कर लीजिएगा, the Pittis Act 1784 and series of Charter Act to set up their administrative machinery। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से समय समय पर कई एक्ट पास होते रहे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से, और उसमें मतलब देखिए ये सब एक्ट हैं, नाम है रेगुलेटिंग 1773। ये 1773 में बना था रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करने के लिए कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाए, उसका एक ढांचा तैयार करने के लिए। और पिट्स इंडियन एक्ट है, तो ये 1784 में बन के आया था। देखिए कभी कभी होता है नाम से भी बनता है, तो लोगों के नाम से। और चार्टर एक्ट्स, ये जो गवर्नमेंट जैसे कोई लेटर पास करती है या कोई रूल रेगुलेशन पास करती तो चार्टर कहलाता है। राशि पत्र जिनको हम कह सकते हैं, जैसे आजकल हम सबके समय में जीओ होता है, गवर्नमेंट आर्डर। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन
प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था में the need to set up civil administration arose. The EIC started acquiring vast territories in India. Lord Cornwallis, regarded as the father of Indian civil अंडरलाइन कर लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से फादर माना जाता है। सेटअप एंड इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज ICS, समझे? ये चीज़ें हैं, आपको उस चैप्टर में पढ़ाए गए। देखिए जो इधर हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब उधर हम लोगों ने पुनः पढ़ा है, याद होगा आपको। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वही चीज अब इसमें भी पढ़ रहे हैं हम। देखिए, ही स्टॉप द प्रैक्टिस replace corrupt officials with well-educated, loyal civil servant whose salaries he raised। क्या हुआ यहाँ पे? Stop the private practice of private trade। प्राइवेट जो व्यापार करते थे उसकी जगह पे replace the corrupt official, भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को हटा दिया गया। वेल एजुकेटेड लॉयल सिविल सर्वेंट, शिक्षित और जो लॉयल हों, जो वफादार हों, उनको रखा गया और उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई। इन 1800 इन कलकत्ता, बेलजली, लॉर्ड बेलजली एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज टू ट्रेन सिविल सर्वेंट इन लोकल लैंग्वेज एंड कस्टम। क्या किया उसने? सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें सिविल सर्वेंटों को, मतलब नागरिक प्रशासनिक कर्मचारियों को जो है ट्रेंड किया जाता था। 1806 सिविलर कॉलेज, द हेलबरी कॉलेज वाज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड। फ्रॉम 1853 all recruits had to pass competitive exam in order to qualify for the civil services। एक एग्जाम देना पड़ता था, जितने भी होते थे उनको। ICS एक्ट ऑफ 1861 एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा। बाद में यही सब आज IS है, समझ लीजिए, IAS। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कलेक्टर होता था, उसी को मजिस्ट्रेट, जैसे आज DM है जो, और न्यायिक व्यवस्था देखने के लिए जज, तो जिला जज होते हैं, आए हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड, यस आगे हो गया इसमें। अगला देखिए, डिड यू नो इन 1863 the Satyendra Tagore, the elder brother of Rabindranath Tagore, became the first Indian successfully qualified the ICS। सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सफलतापूर्वक ICS एग्जाम को पास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब जुडिशियल सिस्टम क्या थी? न्यायिक व्यवस्था थी। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। आप क्वेश्चन बनाइएगा इससे। Prior to British rule, the administration of justice was based on traditional system of law। क्या था? ट्रेडिशनल सिस्टम, पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था थी। इन द केस ऑफ हिंदू शास्त्रा एंड इन द केस ऑफ मुस्लिम शरीयत। हमारे शास्त्रों में जो लिखा होता था वही कानून होता था, और मुस्लिमों में शरीयत होता है, शरीयत उनका मुस्लिम कानून उसमें लिखा। ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, वारेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस अंडरलाइन टू स्टेप टू सेट अप न्यू जुडिशियल स्ट्रक्चर। इन लोगों ने एक नया न्यायिक व्यवस्था संरचना बनाने के लिए कदम उठाया। बाय 1772 ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव 2 कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट। आज भी होते हैं। द हैंड्स ऑफ द काजी और मुफ्ती, किसके हाथ में होता था ये न्यायिक व्यवस्था? मुस्लिमों में काजी और मुफ्ती बोलते हैं। मुफ्ती मुस्लिम में, काजी हु वर्ड अंडर द कलेक्टर्स।
अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे पहले कलकत्ता में, चूंकि उस समय कलकत्ता कैपिटल थी इंडिया की ब्रिटिश के समय। 1911 में दिल्ली पुनः बना है। द एलिजा एम्पॉय विद एलिजा एम्पॉय एज इट्स चीफ जस्टिस। कौन थी उनकी मुख्य न्यायाधीश? एलिजा एम्पॉय। By the Act of 1781, it was decided the English law would be strictly applied only in the cases involving British citizen। क्या हुआ कि जिस मामले में ब्रिटिश नागरिक इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें जो है ब्रिटिश लॉ को इम्प्लाई किया, ब्रिटिश कानून फॉलो किया जाए। While the Indians would be tried under the act, और जबकि भारतीयों के मामले में भारतीयों का अपना ट्रेडिशनल, अपना पारंपरिक न्याय कानून लागू हो रहा था। 1793 फेमस कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड इसको न्याय के लिए वाज कंपाइल्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द न्यू जुडिशियल सर्विसेज। 1833 द ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स came to be in being। 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट भी बनाया गया। द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ वाज मीन टू एस्टेब्लिश जुडिशियल इक्वलिटी। क्या कहा गया? जो कोडिफिकेशन मतलब नया कोड उसमें लागू किया गया, नया सुधार हुआ, उसमें था कि सबके लिए इक्वलिटी, बराबर का कानून हो, समानता हो, न्यायिक व्यवस्था। अप्लाइड बोथ रूलर्स एंड रूल्ड। दिस वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। क्या कहा गया इसको? रूल ऑफ लॉ, जिसमें रूलर और रूल्ड सबके लिए बराबर का न्याय। हाउएवर इवन दो द जुडिशियल सिस्टम प्रोफेस्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सबको बराबर का सम्मान, बराबर का अधिकार हो, बट यूरोपियंस वर ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट, जबकि लेकिन यूरोपियंस को एक स्पेशल कोर्ट में जिसमें ब्रिटिश जज होते थे वहां उनका मुकदमा चलता था। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आज भी हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, दबाव नहीं है। वाज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच द कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस इन इंडिया। दिस मीन that the judiciary was free from influence of the political and civil administration। इसका मतलब कि जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था जो है किससे अलग हो? पॉलिटिकल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था से बिल्कुल उसका कोई प्रभाव उस पर ना पड़े। आर्मी में क्या है सुधार? बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी, बल्क मतलब हैवी, कंपनी की जो इतनी बड़ी सेना थी, कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स और सिपाही, जिसमें भारतीय सेना भी थे, लोग थे जिनको सिपाही कहा जाता था। व्हाइल इट्स ऑफिसर वर एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश, इसके अधिकारी जो बड़े बड़े रैंक वाले सब होते थे ब्रिटिश होते थे। हाईएस्ट पोजीशन हेल्ड बाय इंडियन सोल्जर्स वाज दैट ऑफ सूबेदार, भारतीयों के लिए, भारतीय सिपाहियों के लिए सबसे बड़ा पद केवल सूबेदार तक होता था। मतलब जैसे सिपाही से नायक बन गए, हवलदार, हवलदार से फिर सूबेदार। In the early 19th century, the British developed a uniform military culture। 19th century तक ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म, एक समान रूप से मिलिट्री कल्चर को अडॉप्ट किया। All soldiers were subjected to यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, सबको जो है यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती थी। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, मतलब जाति और समुदाय को नज़रअंदाज करते हुए। यहाँ पर है द 7 years war took place in Europe between 1756 to 1763। यही कार्नेटिक वार कहलाया, जो बताया गया आपको पहले ही। इट वाज लार्ज स्केल मिलिट्री वार इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ द टाइम। हाँ, तो ये जो था क्या था? मिलिट्री वार इन्वॉल्विंग दोनों साइडों से, दोनों ग्रेट पावर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। इन दिस वार फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर। इट अफेक्टेड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, केवल यूरोप नहीं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट अमेरिकन कोस्ट, इंडिया एंड
फिलीपींस, इन सबको इसने प्रभावित किया और काफी लॉस हुआ इकोनॉमिक ब्रिटिश और फ्रांस दोनों का। यहाँ दिख रहा है द पेंटिंग ऑफ द 7 years वॉर्स इन यूरोप। आप जब यूरोप का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो और चीजें समझ में आएंगी। 9th में है फिलहाल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन, नाजी, तीनों यूरोप का है, लेकिन इतनी। चलिए अब लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। कवर में रखे हैं एकदम। मेरा वाला यही है ना, इसको उठा लो, इसको भैया रख दो वापस। क्या कर रहा है? फिर लाइव क्लास यस, ओके बेटा, तो चैप्टर को अच्छे से आप पुनः रिवाइज करिएगा, वीडियो वॉच करिएगा। गया तो एक ही का काम है, जरूरत पड़ेगी तो ले जाना। चलिए क्वेश्चन, फ्री passes given by Indian ruler to traders for exempting taxes on good, क्या बोलेंगे इसको? हेलो, TSSKADA क्या बनेगा? हैशटैग। हाँ, फिर से बोलो स्पेलिंग। KAS, हाँ, KASTADS, hashtags। ओके, द ब्रिटिश सेंट्रल हु वन द बैटल ऑफ हु वन द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव की स्पेलिंग CLI, क्लाइव, VE। Okay. Another name for the system of dual government. Diarch. Spelling DY, Diarch है, DYARCH। दो दो चार दो छः एक साथ स्पेलिंग है। DYARCHY, द फादर ऑफ इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी अभी बताया था। लॉर्ड कॉर्न, CORNWALLIS। ओके, चलिए आ जाइए, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट, गिव रीजन व्हाई वाले क्वेश्चन। द यूरोपियन ट्रेडर्स यूज्ड वास्को डगामा's सी रूट टू इंडिया इवन थ्रू इट वाज टू लॉन्ग, व्हाई? Yeah, because of the Ottoman Empire and the central uh, interrupted the sea route या route through the Central Asia। उधर ऑटोमन का एम्पायर था और वो लोग जो है इन मतलब यूरोपियन को रास्ता नहीं इस तरह से दे रहे थे, समझ लीजिए। या उधर से रॉबर्स, लुटेरे भी जो मतलब लूट लिए जाते थे, व्यापारी। ओके, Indian rulers of independent kingdom were easily dominated by the European colonial power. Why? हेलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंडियन रूलर्स ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, अपने स्वतंत्र राज्यों के जो मतलब इंडियन, हाँ,
यस, ठीक है। बिकॉज देखिए ब्रिटिश took place, yeah, their policy introduced new policies of annex the territory, subsidiary alliance, or direct war, military war, and इधर doctrine of Leipzig, या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड कंस्पेरेसी, मतलब प्रॉमिस की हम आपको जीतेंगे तो ये एरिया टेरिटरी दे देंगे। और बाद में, और दूसरा एक सबसे अच्छी इनकी पॉलिसी थी कि अलायंस, संधि करना। ये हारते नहीं थे, संधि कर लेते थे। एक तो सब्सिडरी अलायंस तो था ही, दूसरा जैसे किसी के साथ लड़ते थे तो ट्रीटी कर लेना। अगर हारते हुए देखते थे या जो भी, ट्रीटी करने में इन्हीं को फायदा होता था। सुपरमेसी, हाँ। EEIC removed Mir Jafar and placed Mir Qasim on the throne of Bengal. Why? Yes. When Mir Jafar, yeah, जब मीर जाफर ने, when मीर जाफर रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, या डिमांड, हैवी डिमांड जो है मॉनेटरी फंड का, और टैक्स, उनको ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री जो है, ड्यूटी अपने ड्यूटी फ्री का ट्रेड करने के लिए, तो इन लोगों ने जो है उसको हटा करके उसके सनिल्ला मीर कासिम को बना दिया। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस पॉलिसीज ऑफ सब्सिडरी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इसमें होगा टू एनेक्स द इंडियन टेरिटरी एंड एक्सपेंशन ब्रिटिश टेरिटरी, समझे ना। इंडियन टेरिटरी को अनेक्स करना, जीतना, और अपने राज्य को एक्सपेंशन बढ़ाना। तो उन लोगों ने ये पॉलिसी चुना जिससे कि स्वतः बिना किसी नुकसान के युद्ध किए ये राज्य हमारे अधीन हो जाएंगे। द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द सिख इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एंड हिज वाइफ, कौन सी, रानी जिंदल। रानी जिंदल को उन्होंने जब किस केस में, करप्शन, भ्रष्टाचार के, कि उनके कॉन्स्पायरेसी मतलब अगेंस्ट, भड़काने, ब्रिटिश के खिलाफ भड़काने के दोष में उन्हें दोषी पाया और उनको उस पावर से हटा दिया गया। तब जाकर के सभी सिख लोग नाराज हो गए और उन लोगों ने अगेंस्ट, मतलब इनके युद्ध हुआ, समझे ना। देखिए ध्यान से, द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह 1839 वाज फॉलोड बाय पीरियड। तो उसमें हुआ, फर्स्ट एंग्लो वार ब्रोक आउट व्हेन द सिख आर्मी ट्राइड टू क्रॉस द सतलज, हाँ, टू ऑक्युपाई लाहौर, द ब्रिटिश डिफीटेड देम। यस, उसके बाद ट्रेटी हुआ, और फिर जाकर के लास्ट में जब सिख और इनका युद्ध हुआ तो उसमें पूरी तरह से सिख लोग हार गए और पंजाब एनेक्स्ड हो गया ब्रिटिश के अधीन। तो पहला यही है, सतलुज ऑक्युपाई, लाहौर करना, सतलुज पार करके लाहौर को कब्जा करना चाहते थे। चलिए अब आपका है वन सेंटेंस में, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ मद्रास। Treaty of Madras signed EEIC and